हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर गर्मी के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ। गर्मी बहुत है यहाँ पर, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, रात के टाइम हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हम लोग की बात क्या करूँ, मैं अकेला खुद बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो देखिए, आज इससे पहले हमने आपको बोन पढ़ा दिया है, मसल्स पढ़ा दिया है। आज का जो टॉपिक होगा वो आपका ब्रेन का होगा। क्लियर? अब देखिए, जो ब्रेन मैं आपको आज देने वाला हूँ उसमें आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर एक बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इस चीज़ को कंपेयर करना है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ब्रेन के ऊपर बात करते हैं तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस ब्रेन के अंदर जो भी सब कुछ होता है मैं उसको आपको सारा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको क्या क्या आपको ब्रेन के अंदर पढ़ना है। क्लियर सी बात? देखिए, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वह प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरेब्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेनिंजाइटिस की लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्कल खोपड़ी के बारे में मैंने आपको बोन में पढ़ा दिया है। कपाल क्रेनियम इसमें पढ़ा ही दिया है मैंने। कार्पस कैलोसम के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका थैलेमस, ये आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा मध्य मस्तिष्क के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका यहाँ पर ये वाली जगह पोन्स वेरुलाई होता है, उसके ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये अनुमस्तिष्क होता है जिसे हम सेरेब्रम कहा जाता है। मेंडुला ओब्लागेटा के बारे में पढ़ेंगे और मेरोजू स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्या सबसे पहले हम ब्रेन की बेसिक्स नॉलेज लेते हैं कि ब्रेन में बेसिक नॉलेज होती क्या क्या है। तो सबसे पहले चीज़ को समझना, मनुष्य के मस्तिष्क में, फिर मैं एक चीज़ आपको वही बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही है नहीं दिख रही है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। उस टेंशन के लिए मैंने एक आपको नंबर दिया है, उस नंबर पे मैसेज करिए। मैसेज कैसे करना है? टॉपिक का नाम लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है और मेरे नंबर पर सेंड कर देना है। मैं आपको जोन सा आप टॉपिक लिख के देंगे वीडियो का, वो मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो हम बोन्स ब्रेन के ऊपर पढ़ते हैं। देखो, मनुष्य का जो मस्तिष्क है एक बार में 25 करोड़ से ज़्यादा इमेज स्टोर कर सकता है, जो सुपर कंप्यूटर से कई गुना होता है। ठीक है, समझना। आगे, मस्तिष्क में एक दिन में 7000 थॉट आते हैं। कितने थॉट आते हैं? 70,000, सॉरी 7000 नहीं, 70,000 थॉट आते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में सिर्फ 100% में से सिर्फ 4% ही ब्रेन का यूज़ कर पाता है। क्लियर सी बात? 100% में से सिर्फ 4% ब्रेन का यूज़ कर पाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य के मरने के बाद उसका जो दिमाग है तकरीबन 7 मिनट तक एक्टिव रहता है। ठीक है, और कभी कभी देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है डॉक्टर कब बायोलॉजिकल डेथ डिक्लेयर कर देते हैं? तो जब हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब हम कोमा में चले जाते हैं। मस्तिष्क का कुछ पार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है। तो जब हम कोमा में चले जाते हैं तो उसको डॉक्टर की बायोलॉजिकल टर्म में बायोलॉजिकल डेथ बोला जाता है। क्लियर? ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फैटी ऑर्गन है। तो क्वेश्चन आ जाए, मानव के शरीर का सबसे फैटेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो ब्रेन है। अब ब्रेन में फैटेस्ट क्यों है? क्योंकि देखो, ब्रेन पूरे दिन काम कर रहा है। जब ब्रेन पूरे दिन काम कर रहा है तो ब्रेन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और एनर्जी के 3 स्रोत होते हैं। या तो आप क्या लीजिए? कार्बोहाइड्रेट, या तो आप प्रोटीन लीजिए, या तो आप वसा लीजिए। अब अगर हम बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 1 ग्राम में 4.345 किलो कैलोरी निकलती है।
4.3 से 4.5 कैलोरी निकलती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसमें 4.5 कैलोरी निकलती है 1 ग्राम में, और 1 ग्राम वसा की बात करें तो उसमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में निकलती है, आपकी वसा में। तो इसीलिए ब्रेन में जो होता है वो ज़्यादा क्या जमा होता है, आपका वसा जमा होती है। अब मगर ध्यान रखना, अगर हम लोग ज़्यादा वसा का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाती है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए ब्रेन एनर्जी सबसे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए किसको यूज़ करता है, तो वसा। मगर बॉडी सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करती है, तो कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, हम वसा का यूज़ नहीं करते। वसा का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखो, मस्तिष्क के पास जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वसा। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई दी है, क्लियर। तो 60% वसा तो ही, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है, अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 300 से 400 ग्राम होता है। अगर वहीं हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1450 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में ये वजन जो मस्तिष्क का होता है वो 1350 ग्राम होता है। क्वेश्चन आ जाए औसतन कितना होता है, तो ना महिला लिखा हो ना आदमी लिखा हो, तो औसतन वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्य के भार का 2% होता है, क्लियर। कितनी इन चीज़ों को याद रखना, पुरुषों में 1450 ग्राम, महिलाओं में 1350 ग्राम। औसतन पूछेगा तो औसतन कितना आ जाएगा, 1400 ग्राम। अब पूरे शरीर के वेट का 2% हमारा ये ब्रेन का वेट होता है, क्लियर सी बात। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में जो खनिज पदार्थ में जो पाया जाता है वो सोडियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सोडियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए पूरी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो आंसर आता है कैल्शियम, क्लियर सी बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में ओवरऑल 75% जो पानी होता है वो कहाँ पर आता है, यूज़ होता है उसका ब्रेन में। मस्तिष्क में ओवरऑल बॉडी का 20% ग्लूकोज भी क्या होता है, आपका यूज़ होता है। इसके अलावा एक चीज़ का और याद रखना, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं शुरू में बताना था, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, और जो ब्रेन के से संबंधित अध्ययन जो करता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाएगा, क्लियर सी बात। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर। आगे स्लाइड की अगर हम बात करें तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो आपका क्रेनियम में बंद होता है। क्रेनियम मतलब खोपड़ी। और मैंने स्कल सिस्टम में आपको पढ़ाया था, स्केलेटन सिस्टम में इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8, क्लियर सी बात। तो 8 हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से फाइबर जॉइंट के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, तो इसलिए इनमें मजबूताई बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर सी बात। मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है, 6 से 7 लीटर जो ब्लड होता है उसका 1.5 से 2 लीटर ब्लड सिर्फ हमारे इस खोपड़ी में ही रहता है। तो इसीलिए ब्रेन में चोट लगने से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है, क्लियर सी बात। अगर हम बात करें जो मनुष्य का मस्तिष्क है, जो क्रेनियम है, उसका जो आयतन है वो कितना है, तो 1450 सीसी। और जो हमारे आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं क्रोमैग्नेन, उनके जो खोपड़ी का वजन होता, मतलब जो आयतन होता था वो 1650 सीसी होता था। अगर क्वेश्चन में आ जाए क्रोमैग्नेन जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं, सबसे पहले तो कहाँ पर मिले हैं, आपके फ्रांस में, क्लियर सी बात। इसका ध्यान रखना। देखो, मैं आपका टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, ना कोई बात ना कुछ,
सिंपल सा बस ये मेरा फंडा रहेगा। अगला देखिए, अगर हम बात करें तो जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम के जो बाद क्रेनियम के अंदर मेनिंजाइसिस की क्या पाई जाती है, लेयर। देखिए मान लीजिए क्रेनियम है, अब क्रेनियम के अंदर जो ये 3 लेयर पाई जाती हैं, ये 3 लेयर, तो इन 3 लेयर के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो 3 लेयर के नाम पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होती है ऊपरी होती है ड्यूरा मैटर, फिर ये पाया मैटर, फिर आपका ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आता है इसकी सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर। तो जो ये सबसे ऊपर की परत आपको दिख रही है ये वाली, तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ये आपकी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद जो ये नीचे वाली परत होती है ये वाली ये होती है आपकी एरेक्नोइड मैटर, और सबसे लास्ट की जो लाइन होती है ये होती है आपकी पाया मैटर। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है मस्तिष्क के बाहर जो 3 लेयर पाई जाती है वो किसकी होती हैं, तो मेनिंजाइस की लेयर होती है। कौन कौन सी होती है, तो ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर, बीच में एरेक्नाइड और सबसे नीचे पाया मैटर। और इन तीनों आपस में जो लगी होती हैं इनमें एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। क्या नाम होता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। क्लियर सी बात। यहाँ पर लिखा हुआ है इन परतों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। अब देखो जो पाया मैटर है वो सबसे नीचे है, तो पाया मैटर ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ पहुंचाती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे और आपकी न्यूरॉन भी पाई जाती है। तो न्यूरॉन के ऊपर अभी थोड़ा सा आपको पढ़ाने वाले हैं, तो न्यूरॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, अभी पढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो मेनिंजाइसिस की लेयर होती हैं इनमें सूजन आ जाती है। तो मेनिंजाइस की लेयर में सूजन आने से एक रोग होता है जिसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है, तो मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे आता है, तो ब्रेन से। ध्यान रखना। और ये जो मेनिंजाइटिस की बीमारी है इससे किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तो मेनिंजाइटिस की बीमारी से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। क्लियर सी बात। इस स्लाइड से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया न्यूरॉन का देखो ये ध्यान रखना, न्यूरॉन का ये पूरा पार्ट होता है। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन में ये होता है साइटोन, ये जो निकले होते हैं इन्हें कहते हैं डेंड्रॉइड, और ये जो निकली एक पतली सी रस्सी है इसे कहते हैं एक्सॉन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए न्यूरॉन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट करते हैं, न्यूरॉन, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ये तो ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आता है न्यूरॉन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो न्यूरॉन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो न्यूरॉन का निर्माण होता है एक्टोड्रम में। न्यूरॉन का निर्माण कहाँ पर होगा, एक्टोड्रम में। और तंत्रिके जो ऊतक होते हैं इनकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब इसी पर डिपेंड करता है सारा ब्रेन का फंक्शन। क्या सूचनाएं लेनी है, ले जानी है, भेजनी है, सारा काम यही करता है। ठीक है। न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिकाओं में माना जाता है। न्यूरॉन कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। क्लियर सी बात। अगर हम बात करें न्यूरॉन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जैसा कि मैंने बताया साइटोन, तो ये साइटोन है जिसे हम कोशिका पिंड कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य भरा होता है इसके कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं जिन्हें निसिलस कहते हैं। निसिलस कण
कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन युक्त कण होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, निसिलस कहा जाता है। स्त्रियों की तंत्रिका कोशिका के केंद्रक के समीप वारवाडी भी पाई जाती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी साइटोन से। आगे अगर हम बात करें डेंड्रॉइड, तो डेंड्रॉइड क्या है, तो पेपर में से भी एक क्वेश्चन आएगा डेंड्रॉइड क्या है। तो ध्यान रखना, साइटोन से निकले हुए पतले तंतु जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डेंड्रॉइड। तो देखो ये जो निकल रहे हैं ये चीज़ें, ये जो निकल रही हैं इन्हें आपका डेंड्रॉइड और एक्सोन कहा जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये वाला, ये जो चीज़ें निकल रही हैं ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जो निकल रही है ये इसे क्या कहा जाता है आपका डेंड्रॉइड, और एक पतली सी जो निकलेगी उसे एक्सोन कहा जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा है, एक्सोन। एक्सोन की बात करें, साइटोन से प्रारंभ होकर एक बहुत लंबा और पतली तंत्रिका तंतु निकलती है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश भेजने का काम करती है। इसके अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं का में बटा होता है जिन्हें साइनेटिक नोब्स कहा जाता है। तो ध्यान रखना, साइनेटिक नोब्स किसे कहा जाएगा, जो पतली पतली सिराओं में बटा होगा। यह नोब्स दूसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स के नोब के साथ एक विशेष संबंध बनाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो एक्सोन में आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, सिनेप्टिक्स किसे कहा जाता है, तो जो पतली पतली लाइनें निकली होती हैं उन्हें सिनेप्टिक्स कहा जाता है। जो नोब्स एक दूसरे से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, उन्हें सिनेप्टिक्स कहा जाता है। इसका ध्यान रखना है, क्लियर। अगले की अगर हम बात करें, जो न्यूरॉन है हमारे मस्तिष्क में, जो न्यूरॉन है वो 100 अरब न्यूरॉन है, मतलब 10 की पावर 11 न्यूरॉन है, मगर हम सिर्फ यूज़ जो कर पाते हैं वो सिर्फ 10 अरब न्यूरॉन का ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी हमारी ऐसे रहती हैं। और जो हमारा ब्रेन है 90% तक जो एक्टिव होता है, जितने भी न्यूरॉन एक्टिव होते हैं वो 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र में एक्टिव हो जाते हैं, जितने एक्टिव होने होते हैं। क्लियर सी बात, ठीक है। तो और इसके अलावा ध्यान रखना, न्यूरॉन में जो मिनिमम रीजनरेशन की पावर होती है, रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण की शक्ति, मतलब दोबारा नहीं बन पाते जल्दी। तो क्योंकि इसमें रीजनरेशन की क्यों होती है, तो इसका कारण है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाएगा, सेंट्रोसोम। तो ध्यान रखना, न्यूरॉन में रीजनरेशन की पावर कम होती है। क्यों नहीं, ना के बराबर ही मान लीजिए, नहीं होती, कम ही होती, ना के बराबर ही होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम क्या काम करता है, ये कोशिका विभाजन का काम करेगा। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो उसका रिपेयरिंग नहीं होगी, तो इस वजह से ये नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए, जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसका मतलब ब्रेन में ज़्यादा गुच्छे नहीं बनेंगे, न्यूरॉन गुच्छे, और जब कोशिकाओं के गुच्छे बनते तो क्या होता है, कैंसर। तो ब्रेन में और लीवर में कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रेन और लीवर का कैंसर नहीं होता है। अब बात हम करते हैं, कभी कभी ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर किसके कारण होता है, तो 90% जो ब्रेन में होता है वो न्यूरॉन होते हैं, और 10% होता है वो न्यूरोगाइकल सेल्स होती हैं, जिनमें सेंट्रोसोम होता है। इसके कारण ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर की स्टेज तक हम पहुंच पाते हैं, इससे ज़्यादा मनुष्य का मस्तिष्क झेल ही नहीं पाता है, इसलिए वो कैंसर के फॉर्म में डेवलप नहीं हो पाता है। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है, जब हम स्टडी करने की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहला बांटा जाता है फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर हम पढ़ेंगे सेरिब्रम और डाइएनसेफेलोन। डाइएनसेफेलोन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो दिखाते हैं आपको अग्र मस्तिष्क, देखिए क्या होता है। तो अग्र मस्तिष्क, ये वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क कहलाएगा आपका। इसमें सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये रहे। तो ये आपका प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये प्रमस्तिष्क, देखो अग्र मस्तिष्क
पूरे ब्रेन को कह रहा है, ये भाग को। अब प्रे मस्तिष्क की बात करें तो ये हमारा होता है जिसे हम सेरिब्रम कह रहे हैं। क्लियर सी बात, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सेरिब्रम होता है वो हमारे मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। आगे अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क में हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पैड कैनल की हम लोग बात कर रहे होंगे। इसके अलावा हम अगर बात करें जो मिड ब्रेन होता है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करेंगे। और हिंड ब्रेन में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक ब्रेन स्टेम जिसमें पोन्स वेरुलाई के ऊपर बात कर रहे होते हैं, पोन्स वेरुलाई के ऊपर बात कर रहे होते हैं, अनुमस्तिष्क के ऊपर बात कर रहे होंगे, मेंडुला ओब्लांगेटा के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रेन में भी पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सब चीज़ों को समझेंगे, समझते चलना। थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, मगर एक बार पढ़ोगे तो ब्रेन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को ज़्यादातर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर, 100% तो नहीं बोलता, 95% आप ब्रेन के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो 1 to 3 कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं अगर टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम डॉक्टर हैं कि हर चीज़ पता हो। तो एक आध क्वेश्चन जो ज़्यादा डीप वो ऐसा अंदर से पूछ लिया जो भाई ना लिखा हो तो बात अलग है, पर 95% आपके ब्रेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें अग्र मस्तिष्क के ऊपर बात करें तो अग्र मस्तिष्क में हम लोग पहले पढ़ते हैं थैलेमस। तो ये बॉडी जो हमारी थैलेमस की है, तो क्या लिखा, विदाउट थैलेमस दैट ब्रेन कैन नॉट डायग्नोज द सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसड्यूट। मतलब बिना थैलेमस के जो हमारा ब्रेन के अंदर सेंसरी ऑर्गन के जो काम है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जो थैलेमस का काम है ये नाक, जीभ और त्वचा को नियंत्रित करता है। थैलेमस का क्या काम हो गया, नाक, जीभ और त्वचा को नियंत्रित करना। इसके अलावा ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास कराना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास कौन कराता है हमें, थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस से ये क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें हाइपोथैलेमस, तो देखो हाइपोथैलेमस ब्रेन में यहाँ पर होता है, जैसा कि थैलेमस आपका ये रहा, हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पर होता है। तो हाइपोथैलेमस से जितनी भी फीलिंग आती हैं उनकी हमें फीलिंग जो आती है वो हाइपोथैलेमस से आएगी। जैसे हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बॉडी टेम्परेचर है, कोई हमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, हृदय धड़कन है, तो ये सब, जैसे सोना है, ये सब चीज़ें हमें कौन महसूस कराता है, हाइपोथैलेमस इसको महसूस कराता है और इसी को कंट्रोल करता है। देखिए हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को देखो मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाएगा, पिट्यूटरी को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहा जाएगा, तो हाइपोथैलेमस को। इसके अलावा इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और ये शरीर का क्या होता है, ताप मापी भी होता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, क्या क्या बताया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है, दूसरा सुपर मास्टर ग्लैंड, तीसरा शरीर का ताप मापी। क्यों, अब देखो क्योंकि ये हार्मोन को कंट्रोल करेगा। धीरे धीरे समझते चलते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनको नियंत्रित करेगा। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स भाई मैंने बताया मास्टर ग्लैंड है, तो इससे जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहलाएगा, इसका ध्यान रखना। तीसरा अगर हम ध्यान रखें तो ये भूख को, प्यास को, ताप नियंत्रण को, प्यार को, घृणा को आदि के केंद्र होता है। तो इस चीज़ से आप मतलब समझ गए होंगे, जितनी भी आपको ज़्यादातर फीलिंग्स आती हैं वो किसके कारण आती हैं, हाइपोथैलेमस के कारण। इसके अलावा वसा का, कार्बोहाइड्रेट का
जो मेटाबॉलिज्म होता है मतलब पाचन उपचय होता है, उस पर नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव, जल का पाचन उपचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, इन सभी पर नियंत्रण जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर सी बात, ये सारी चीज़ें। अगला देखिए, अगले की अगर हम बात करें सेरिब्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था किसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। मैं आपको फिगर इसलिए लेकर चलता हूँ इससे आपको समझ में आता जाए। मैंने अभी आपको बताया यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तकरीबन पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क का होता है। अब ये जो ब्रेन है, ये जो सेरिब्रम है, ये 2 भागों में बटा होता है। 2 गोलार्ध 2 भागों में बटा होगा। देखो किस तरीके से बटा होता है, इस तरीके से 2 भागों में ये बटा होता है। क्लियर सी बात। अब ये 2 भागों में बटा होगा, समझते चलना। और जो भागा बटा होता है उसमें न्यूरॉन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को ऐड कर रही होती हैं। क्लियर सी बात। अब देखो 2 भागों में बटा होगा, 2 गोलार्ध में बटा होता है जो आपस में न्यूरॉन की सहायता से जुड़े होते हैं। गोलार्ध के बीच में के स्थान को सल्कस कहा जाता है। देखो जो गोलार्ध के बीच के जो स्थान होते हैं उन्हें सल्कस कहा जाता है। जो यहाँ पर जगह है, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो बीच की जगह होती है उन्हें सल्कस कह सकते हैं। ये जो जगह है इन्हें सल्कस कहा जाता है। उभरी सी जो जगह होती है उसे गायरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो बटा हुआ भाग है न्यूरॉन की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। गोलार्ध के बीच में जो स्थान होता है उसे सल्कस कहा जाता है। सेरिब्रम की जो उभरी सी संरचना है उसे गायरस कहा जाता है। और न्यूरॉन दोनों भागों को जो जोड़ते हैं उसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। अभी पढ़ाया था शुरू में, कार्पस कैलोसम किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन दोनों भागों को जोड़ते हैं जहाँ पर उसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। और इसके ऊपर जो सेरिब्रम के ऊपर जो आवरण होता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो सेरिब्रम के ऊपर जो आवरण होता है, लेयर होती है, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्लियर। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी क्या होता है, सारा ब्रेन का आपका काम है। क्लियर। तो ये राइट लेफ्ट में बटा होगा, गायरी बता दिया। गायरी आपको बता दिया कि जो उभरी सी संरचना है इन्हें गायरी कहा जाएगा। ये जो बीच में जगह होती है इन्हें सल्कस कहा जाता है। ठीक है, ये जो बीच में जगह, ऐसी चीज़ों को। ठीक है, अगला देखें। अगला अगर हम बात करें, जो ब्रेन है 2 भागों में बांट दिया मैंने। ब्रेन मतलब सेरिब्रम 2 भागों में बांट दिया, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट को कंट्रोल करता है राइट वाला, राइट को कंट्रोल करता है लेफ्ट वाला। ये चीज़ का ध्यान रखना, मतलब अपोजिट कंट्रोल एक दूसरे को करते हैं। तो बायां गोलार्ध दाएं गोलार्ध को नियंत्रित करता है और दायां गोलार्ध बाएं गोलार्ध को नियंत्रित करता है। यदि व्यक्ति दायां गोलार्ध ज़्यादा विकसित है तो वह लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ऐसा देखो ज़्यादातर होता है, हम अपने ऊपर मत मानने लग जाना। तो जो व्यक्ति का दायां गोलार्ध अच्छा होगा वो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे और जिनका बायां गोलार्ध ज़्यादा एक्टिव होगा वो राइट हैंड से लिखते हैं। देखो दाएं गोलार्ध के अगर मैं काम कहूँ, दाएं गोलार्ध का मतलब हेमिस्फीयर, तो दाएं गोलार्ध की अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो ज़्यादातर आर्ट में अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, उनके सोचने इंस्टीट्यूशन की इमेजिनेशन की पावर अच्छी होती है, म्यूजिक अवेयरनेस अच्छा ज़्यादा होता है और 3D फॉर्म वो ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। इसके अलावा बाएं गोलार्ध जो राइट हैंड से लिखते हैं वो ज़्यादातर थिंकिंग अच्छी करते हैं, उनकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होती है, वो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। क्लियर सी बात। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, लेफ़्ट और ये राइट। राइट वाले आपके जो होते हैं वो आपके इमेजिंग, ठीक है, राइट के काम क्या है और लेफ़्ट के काम क्या है।
क्लियर सी बात। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो आइए बताएं ना, लेफ्ट हैंड से जो काम कर, लेफ्ट के काम क्या है, थिंकिंग ये चीज़ें, तो लेफ्ट के काम क्या हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पेपर में आता नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ज़्यादातर पेपर में नहीं आते हैं चीज़ें। आगे अगर हम बात करें, सेरेब्रम को हम 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पूरा मैंने बताया ये भाग, और इसको भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भाग। तो 4 भागों में अगर हम बांटते हैं तो पहला भाग कहलाता है फ्रंटल पाली। तो फ्रंटल पाली ये वाला भाग, ये फ्रंटल पाली कहलाता है, जो मध्य, जो माथे के ठीक यहाँ पर होता है, इसे फ्रंटल पाली कहते हैं। अब फ्रंटल पाली के जो कार्य होते हैं, जैसे व्यक्तित्व का विकास करना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, ये आपके फ्रंटल पाली पर डिपेंड करती है। ये आपके विल पावर पर डिपेंड करता है, विल पावर को शो करता है। ये आपका डिसीजन मेकिंग के लिए काम करता है। ज़्यादातर आपको व्यक्तित्व विकास का याद रखना है फ्रंटल पाली से। ये आपका मेमोरी फॉर्मेशन, विल पावर, इच्छा शक्ति, डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन को करता है। ये आपकी इंटेलिजेंसी के लिए होता है, और ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण के लिए। तो मेन जो ज़्यादातर पेपर में याद रखना है, पहला व्यक्तिगत विकास के लिए, और आपकी ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन करता है, आपका सेरेब्रम का फ्रंटल पाली। क्लियर। अगला जो भाग आता है वो आता है पैराटाइल। तो जब मगर पैराटाइल के ऊपर बात करें तो पैराटाइल ये वाला जो भाग होता है, इसे पैराटाइल बोला जाता है। ये हमारी त्वचा से मिलने वाले संकेतों को ग्रहण करता है, त्वचा से मिलने वाले संकेतों को ग्रहण करता है, जैसे स्पर्श, दबाव और दर्द को, दर्द का मतलब दबाव का तो दर्द, ठीक है, तो स्पर्श और दबाव को ये महसूस करवाता है। इसके अलावा ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक और कैलकुलेशन के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। क्लियर सी बात। अगला आता है ऑक्सीपिटल, ये वाला भाग, ऑक्सीपिटल। तो जो ऑक्सीपिटल होता है ये हमारी दृश्य संवेदनाएं ग्रहण करता है। ऑक्सीपिटल ये हमारे दृश्य संवेदनाएं ग्रहण करेगा। क्लियर सी बात। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेल। जो टेम्परेल होता है ये हमारे सुनने में सहायक होता है। ये वाला भाग टेम्परेल ये हमारे सुनने में सहायक होता है। और जो ड्रीम फॉर्मेशन होती है, जो सपनों को देखने का काम होता है, दिखाने का काम होता है, वो हमारा टेम्परेल करता है। और इन सब चीज़ों को जो दिमाग में स्टोरेज करेगा उसके लिए बना होता है हिप्पोकैम्पस। ये हार्ड डिस्क की तरह हमारे दिमाग में काम करता है। क्लियर सी बात। तो ये आपका अग्र मस्तिष्क हो गया जिसे मैंने आपको पढ़ाया। अग्र मस्तिष्क में देखो अभी मैंने ये आपको 4 भाग पढ़ाए हैं। एक आपका फ्रंटल पाली, एक पैराटाइल पाली, ऑक्सीपिटल पाली और एक टेम्परेल। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फ्रंटल पाली आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रीजनिंग में, स्पीकिंग में, ठीक है, इसमें काम करता है आपका फ्रंटल पाली। ये वाला जो होगा ये आपका जो सॉल्व करेगा रीजनिंग, बॉडी, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। अगले अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो ब्रेन में आपने एक बीमारी सुनी होगी MPD। MPD का मतलब होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो पश्चित फिल्म में हुआ था, ठीक है। तो जैसे लोगों के साथ रहते हो आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती जाती है, ठीक है। तो ये उससे संबंधित है, फ्रंटल पाली से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछने लग गया सेरिब्रम के जो मैंने अलग अलग भाग बताए उनका पूरा इकट्ठा निचोड़ बता दो, तो सेरिब्रम जो कार्य करता है ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। ज्ञान इंद्रियों से, सेंसर्स ऑर्गन से प्राप्त होने वाले पर यहाँ पर विश्लेषण होता है और ऐच्छिक पेशियों पर काम करने का ये सारा काम करता होता है। क्लियर सी बात। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई दी हैं, ये ठीक है। ये फ्रंटल पाली, पैराटाइल, ऑक्सीपिटल, टेम्परेल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
आगे अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क पर, तो मध्य मस्तिष्क में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मध्य मस्तिष्क की जो यहाँ पर ये हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से। तो ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ये सुनने और देखने की संवेदनाओं को ग्रहण करने का केंद्र होता है। क्लियर सी बात। और सेरिब्रल पेडक्नल, जो ये सेरिब्रल पेडक्नल है, ये आपका मस्तिष्क के अन्य भागों को मैरोजू मतलब स्पाइनल कोर्ड से जुड़ने का काम करता है। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आगे अगर हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क, ये वाला भाग, पश्चिम मस्तिष्क की अगर हम बात करें, पश्चिम मस्तिष्क में हम पढ़ते हैं सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के ऊपर अगर हम पढ़ें तो पश्चिम मस्तिष्क में, जिसे नाना पाटेकर छोटा ब्रेन कहता है, ठीक है, इसे ही ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, मतलब जीवन का पेड़। इसे ही अनुमस्तिष्क भी आपका कहा जाता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का क्या करता है, काम। संकुचन का मतलब सिकोड़ने का काम करेगा, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का काम करता है। इसके अलावा यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। इसीलिए देखो कान पे मारते इंसान बेहोश हो जाता है, क्योंकि देखो कान के ठीक पास में ही है। इसीलिए बोलने की शक्ति को नियंत्रित करेगा। और जब व्यक्ति अधिक अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, सेरिबेलम। तो ध्यान रखना, शरीर का अल्कोहल अधिक सेवन करने से शरीर का कौन सा, शरीर का मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो सेरिबेलम। कुछ ना कुछ हद तक थैलेमस भी प्रभावित होता है, थैलेमस पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहता है। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें मेंडुला ओब्लागेटा, तो देखो ये वाले भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये आपका मेंडुला ओब्लागेटा होता है। तो मेंडुला ओब्लागेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और जैविक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। जैविक क्रियाओं को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। अब जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है वाइटिकल रिएक्शन और एक होता है एसेसरी रिएक्शन। वाइटिकल रिएक्शन और एक आपका एसेसरी रिएक्शन। पहले हम पढ़ते हैं वाइटिकल रिएक्शन क्या होता है, वाइटल रिएक्शन क्या होता है। तो वाइटल रिएक्शन वह रिएक्शन होते हैं, समझते चलना, वाइटल रिएक्शन वह रिएक्शन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होंगे, ठीक है, अनैच्छिक होंगे, मतलब जिस पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं होगा, मगर अगर वो ना हो तो मनुष्य मर जाएगा। समझते चलना, क्या बताया, वाइटल रिएक्शन वह अनैच्छिक रिएक्शन होते हैं जिनके ना होने पर मनुष्य मर सकता है, बल्कि एसेसरी रिएक्शन वह रिएक्शन होते हैं जो अनैच्छिक तो होंगे मगर अगर ना हो तो मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाइटल रिएक्शन में। तो अभी बताया, ऐसी जैविक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री होती है, जिनके ना होने पर शरीर की मृत्यु हो जाएगी, जैसे श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान रखना, रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें, श्वसन की प्रक्रिया, या डाइजेशन पाचन तंत्र, या उत्सर्जन जो हमारे शरीर में से पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालना, या हार्ट बीट, या हमारा रुधिर का संश्लेषण, रुधिर का ब्लड सर्कुलेशन। तो इस सब कैसी क्रियाएं आपकी वाइटल रिएक्शन क्रियाएं। क्लियर। अगले की अगर हम बात करें एक्टिव एसेसरी रिएक्शन, वही मैंने आपको बताया, ऐसी जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, अनैच्छिक होंगी मगर जिनके ना होने पर मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। देखिए भाई, पसीने आ रहे हैं और आँख तक में मिर्च लग रही है भाई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे में वीडियो आप लोगों की बन रही है। पंखा नहीं चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ ध्यान से नोट करिए और मेहनत का समझिए
कैसे स्ट्रगल किया जाता है लाइफ में, तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। जितना स्ट्रगल होगा उतना सफलता आपको लेने में मज़ा आएगा। क्लियर? चलिए, बहुत मिर्च लग रही भाई, आँख में रुक जाओ। देखिए अब ये कौन सा रिएक्शन है, जैसे हिचकी आ गई, हिचकी, हिकअप्स, छींकना हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, खर्राटे लेना हो गया, डकार लेना हो गया, उबासी हो गई, आप आँखों को झपकना हो गया, ये सभी कैसी रिएक्शन है, एसेसरी रिएक्शन में आता है। क्लियर सी बात। अगले की अगर हम बात करें पोन्स वेरुलाई, तो अभी आपको बताया था यहाँ पर जो भाग होता है इसे पोन्स वेरुलाई कहते हैं। ये श्वसन तंत्र को नियंत्रण करता है, रेस्पायरी सिस्टम को रिएक्टर करेगा। देखो रेस्पायरी प्रोसेस को जो नियंत्रण करता है, देखो प्रोसेस को नियंत्रण करेगा आपका कौन, मेंडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ध्यान से समझना, प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, श्वसन की प्रक्रिया लिखी हुई आ रही है, तो आता है आपका मेंडुला ऑब्लांगेटा। और क्वेश्चन आ जाए रेस्पायरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर आएगा पोन्स वेरुलाई। क्लियर से आए? तो सिस्टम में सब चीज़ आ जाते हैं, जैसे फेफड़े, सब नली वली, सब काम आपका आ जाएगा। आगे देखिए स्पाइनल कोड मेरुज्जू। तो जो स्पाइनल कोड होता है ये मेंडुला ऑब्लांगेटा का सबसे पिछला भाग ही क्या कहलाता है, मेरुज्जू, मतलब स्पाइनल कोड कहलाता है। अब स्पाइनल कोड अगर देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये जो देखो जा रहा है ना वाला भाग, यहाँ पर मेंडुला, ये जो चीज़ जा रही है ये चीज़ स्पाइनल कोड, मेंडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरुज्जू कहलाता है। मेरुज्जू के मध्य भाग से एक संकरी नाल पाई जाती है जिसे केंद्रीय नाल मतलब सेंट्रल कैनल कहते हैं। केंद्रीय नाल में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुज्जू का मोटा भाग दो स्तरों में बटा होता है। भीतरी स्तर को ग्रे मैटर और बाहरी स्तर को वाइट मैटर कहा जाता है। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मेरुज्जू के जो काम होते हैं वो याद रखना। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करता है, एक्शन रिएक्शन को नियंत्रित करेगा, और शरीर में मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपन को याद रखना। स्लीव्हिल कुछ कैसे कुछ कहा जाता है, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। तो उद्दीपन क्या होते हैं, जो अचानक से मानो पिन चुभी एकदम आपने हटा लिया, वो उद्दीपन एकदम रिएक्शन करना, तो उनको नियंत्रण करने का काम करता है। अब मस्तिष्क क्या होता है, सारे काम तो मस्तिष्क नहीं कर सकता, तो मस्तिष्क क्या करता है, जो मस्तिष्क होता है वो अपनी कहता है कि भैया मैं दूसरे काम में लगा हूँ, मेरुज्जू को अपना काम दे देता है कि भाई बाकी काम आप लोग देखते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिपन्न क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं अस्मक या किसी बाह्य उद्दीपन के कारण होती हैं, बिना मस्तिष्क के जानकारी के हो सकती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप जैसे मान लो टीवी देख रहे हैं और एकदम किसी ने हू कर दिया तो आप डर गए, तो वो आपका प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तो मस्तिष्क में इस प्रकार की क्रियाओं को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए मेरुज्जू को सौंप दिया गया है। जैसे नाक में किसी पदार्थ के जाने से अचानक छींक आ जाती है, पलक के भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, गाड़ी में अचानक हॉर्न बज जाए तो आप चौंक जाते हैं, गर्म वस्तु पर हाथ लग जाए तो हटा ले देते हैं, या डर से कांपना, ये सभी चीज़ें। इस प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का सबसे पहले पता मार्शल हॉल ने लगाया था। ये क्रियाएं मेरुज्जू द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनका जो इनका संवहन होता है, आने जाने का जो स्पीड होती है वो 130 से 200 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। इसका ध्यान रखना। क्लियर सी बात। अगला देखो, एक होता है EEG। EEG क्या होता है, इलेक्ट्रोहेनोफेलोग्राफ, मस्तिष्क के लिए किया जाता है तरंग को देखकर। मस्तिष्क के जो अगर रोगों की अगर हम बात करें, एक होता है पार्किंसन रोग। तो पार्किंसन रोग क्या होता है, यह वृद्ध व्यक्तियों में होता है। न्यूरॉन की क्षमता कमज़ोर हो जाती है जिससे इनके याददाश्त में प्रभावित हो जाता है। तो देखना, पार्किंसन में न्यूरॉन की क्षमता कम होगी और डायमेंशिया में न्यूरॉन की संख्या कम होगी। इस रोग में न्यूरॉन की संख्या कम हो जाती है
और स्मरण शक्ति कम हो जाती है। मेनिंजाइटिस मैंने आपको बता दिया, कोमा भी आपको बता दिया हुआ। आगे अगर हम बात करें इनेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस में आपको ये ध्यान रखना है, ये भी दिमाग से रिलेटेड रोग है। ये सर्वप्रथम कहाँ पे फैला था? चीन में, मगर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए थे? तो जापानी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक होता है कनेक्शन, जिसे एमनीशिया कहा जाता है, इसमें स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। एक होता है सेरिब्रल पल्सी, इसका मस्तिष्क का एक तरफ का भाग काम करना बंद कर देता है। मृगी, ये पता ही है। एक होता है डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने की शक्ति में व्यक्ति क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। क्लियर सी बात? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्लियर सी बात? इसके अलावा देखो कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम का सर्वप्रथम आर्म किस में माना जाता है? हाइड्रा में। इसके अलावा याद रखना, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाएं, जो मनुष्य के मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। इसके अलावा मैरज, देखो ध्यान रखना, मस्तिष्क में 12 होती हैं, बल्कि मैरज्जू में कितनी होती हैं? 31। ये ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर। क्लियर? तो आपका ब्रेन सिस्टम यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। जो ब्रेन मैंने आपको पढ़ाया, इसका 2 से 3 बार रिवीजन करना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक एक टॉपिक में लेकर वीडियो आता रहूँगा। ठीक है, कभी मैं आपकी हिस्ट्री की, कभी पॉलिटी की, कभी साइंस की, कभी ज्योग्राफी की, सभी में आपकी वीडियो लाता रहूँगा। ज़्यादातर जो हमारी अभी वीडियो आएंगी वो आपकी मैं ज्योग्राफी पर लाऊँगा। बायोलॉजी मतलब साइंस को हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से PDF लीजिए, आप उनको नोट डाउन करते चलिए, वीडियो से समझते चलिए, सीधे आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, कल मिलते हैं फिर आपसे। जय हिंद।